नमस्कार, अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत हम करें इससे पहले आपको बता दे रहे हैं कि आज कौन कौन महानुभाव आज के पैनल में शामिल हैं। आज के पैनल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास जी हैं, कांग्रेस से शुभम तिवारी है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवक्ता है, और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज गंगवार हैं, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से मनदीप यादव भी है, पार्टी के जिला महामंत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अनीस अहमद खां हैं, और दीपचंद दीक्षित है हमारे नवाबगंज के संवाददाता आई विटनेस न्यूज के। हम लोग आज एक नवाबगंज में हुई कल एक घटना की चर्चा करने के लिए आज का एक बिग बुलेटिन हम लोगों ने तय किया है, बिग बुलेटिन का विषय तय किया है। कल नवाबगंज थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव में एक घटना हुई। रात में सोते समय कमरे से एक महिला गायब हो गई। सुबह जो मौके से जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर यह घटना अंकित की गई कि महिला की हत्या करके सब उसका गायब कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक से लेकर के थाने के प्रभारी से लेकर के और थाने के सिपाही तक उस घटना को देखने में, निरीक्षण करने में शामिल रहे। फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण किया, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा, और तमाम सी चीजें, एक 5 वर्षीय बेटा था उस महिला का, उसने भी जो जानकारी दी, और उसके बाद में महिला के मायके वाले आए सिकंदरपुर से, उन्होंने जो आरोप लगाए उसको लेकर के पति, जेठ और सास समेत 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पुलिस ने आनंद फानन में दर्ज कर लिया। पति और उसके जेठ को हिरासत में ले लिया, मुकदमा दर्ज हो गया। और एक तरफ तो पुलिस मुकदमा दर्ज करने में पूरी तत्परता दिखा रही थी, दूसरी तरफ मोबाइल, उस महिला का जो मोबाइल वो सर्विलांस में लगा, तो वो महिला अल्लाहगंज क्षेत्र में बदयबाज स्थिति में पाई गई। पुलिस वहां से उसको लेकर के आई। तो जिस महिला की हत्या, दहेज हत्या को लेकर के उसके पति और उसके परिवार के लोगों को जेल भेजने की बात चल रही थी, वो महिला जीवित मिल गई। उसके बाद में आज पूरे दिन घटनाक्रम चला। महिला को नवाबगंज थाना ले जाया गया, नवाबगंज सीएससी पर उसका मेडिकल परीक्षण हुआ, और उसके बाद में परिजनों को उस महिला को सौंप दिया गया। लेकिन नवाबगंज थाने में दहेज हत्या का वो मामला दर्ज है, उसका जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही उसका निस्तारण होना है। और पति महोदय अभी भी फिलहाल थाने में ही विश्राम कर रहे हैं। ये पूरी घटना हुई, और हम लोगों ने जब से इस तरह की कई घटनाएं कवर की, जब मरने वाली महिला जीवित निकल आती है। याद एक बहुत बड़े लोगों ने शमशाबाद थाना क्षेत्र की एक घटना कवर की थी, फिर उसके बाद में भी मोहम्मदाबाद में महिला हुई थी, वो भी, उसको भी 10-12 साल हो गए हैं। कई इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिसमें महिला जीवित निकले। लेकिन कल की जो घटना है और कल से आज का जो घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम कई तरह के सवाल, हमारे संवाददाता दीक्षित कल से 2 दिन से लगे रहे हैं पूरा घटनाक्रम है। जो स्थितियां थी वहां पर, केवल वहां पर खून पड़ा मिला है बेड के पास, और उस खून को ही पर्याप्त साक्ष्य मान लिया गया। उसके बाद में जो महिला के पिता और भाई, परिवार के लोग आए, उन्होंने जो आरोप लगाए, उन आरोपों को मान
FIR दर्ज हो गई। तहरीर में लिखा है कि मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए का मांग रहा था पति, जो उसका पति राधा था, और उसको लेकर के महिला का उत्पीड़न हो रहा था, और उसी के चलते ये सुनियोजित ढंग से इस महिला की हत्या की। ये तहरीर में लिखा है। जो भाषा है होती है दहेज हत्या की, कोर्ट लिखने में तहरीर की 3 लाख रुपए ताकि मांग रहा था, दे नहीं पा रहे थे, और इस वजह से आज वही लड़की के पिता जिसने जो वादी है, तहरीर दी है, वो पत्रकारों से बचा बचा पत्रकारों के सवालों के जवाब कई 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 बातें इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के सवाल खड़े करती हैं। इसलिए बिग बुलेटिन में आज हमने इस विषय को चर्चा के लिए शामिल। पहली बात, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो घटना स्थल पर अधिकारियों का पहुंचना क्रम से होता है। पहले संबंधित चौकी का इंचार्ज पहुंचता है, फिर एसओ पहुंचता है, एसडीओ पहुंचता है, एसडीओ के बाद में एडिशनल एसपी, और सारे लोग इसलिए पहुंचते हैं कि वो अपने अनुभव के आधार पर उस घटना को देख सके और उसके बाद में फिर विचार विमर्श करके उस घटना के बारे में नतीजा निकाल, ये होता है। दूसरी चीज, हम लोग बड़ा भरोसा करते हैं फोरेंसिक टीम, हम लोग बड़ा भरोसा करते हैं डॉग स्क्वाड। जब कानपुर से डॉग स्क्वाड आता था, हम लोग 2-2 दिन तक प्रतीक्षा करते थे कि डॉग स्क्वाड आने वाला है, और उसकी कार्रवाई का इंतजार करते थे कि क्या सूत्र लाए और कहाँ तक। सुबह पुलिस के सूत्रों से जानकारी ये मिली कि जब गरीब कानून से उस महिला की हत्या की गई, तो जो खून मौके पर पड़ा था वो भी आरोपी अपने साथ लेकर के आए, और वो योजनाबद्ध तरीके से वहां पर फैला। लेकिन जो फोरेंसिक टीम के लोग हैं, उन्होंने वीरपुर की घटना पहली बार कवर नहीं की, और जो जिस क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति होता है, जिस क्षेत्र में महारत से हासिल होती है, वो व्यक्ति भले ही लिखा पढ़ी में सैंपल ले, जांच के लिए भेजे, लेकिन उसे देख करके मौका देख करके ही अनुमान हो जाता है कि वस्तुस्थिति वास्तविकता क्या है। वो खून वहां पर जो वास्तविक घटना में फैलता है, जिस तरह से उस तरीके का खून था वहां पर फैलाया गया था, खून आदमी का था या बकरे का था, कुत्ते का था, ये सारी चीजें कम से कम फॉरेंसिक टीम के लोगों को वहां देखते ही स्पष्ट हो गई होंगी, कम से कम हम लोग ये मानते हैं। यही स्थिति डॉग स्क्वाड को लेकर के। आमतौर पर जब डॉग स्क्वाड पहुंचता है तो कमरे की स्थिति देखता है, देखता है कि घटना स्थल पर क्या नजारा है, सामान क्या, तो ये सब चीजें देखी गई नहीं देखी गई, लेकिन दहेज हत्या की एफआईआर देखी जानी चाहिए। जितना मैं बताया है आप लोगों ने खबर क्या है कि जो बेड था जिस पर महिला लेटी थी, वो बेड, उस पर जो बेड पर जो बिस्तर था वो भी पूरी तरह से सुरक्षित बना रहा। बेड के नीचे एक लोटे में पानी रखा था, वो लोटा भी अपनी जगह से हिला नहीं, इधर उधर नहीं हुआ, और महिला के साथ जो 5 वर्ष का उसका बेटा था वो भी सुरक्षित बना रहा। तो कई चीजें हैं आज की चर्चा के पीछे, जो हमने कहा कि एक तो इतने अनुभवी फॉरेंसिक टीम की भूमिका, डॉग स्क्वाड की भूमिका, पुलिस का अपना अनुभव। एक और चीज निकल करके आई, हम लोग कहते हैं कि बच्चा हमेशा सच बोलता है, बच्चे की बात को अक्सर जो है हम लोग मानते हैं कि किसी से प्रभावित नहीं है। इस मामले में ये हुआ कि जो बच्चा था उस महिला का, तो उसके जब नानी नाना आए घर से, तो वो नानी नाना के पास रहा, और जो नानी नाना ने उसे समझाया या उसके सामने जो नानी नाना ने बात की, वो बच्चा उसी भाषा में बोलने लगा। बच्चे ने कहा कि हाँ पापा ने मम्मी को मारा।
कुछ सामाजिक दृष्टि से भी हम लोग इस घटना को देखें, जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस रूप में भी इस घटना को देखें, और उसके बाद में कुछ चर्चा को आगे बढ़ाए और कुछ चीज निकल करके आए। इस तरह की घटना जब हो रही है तो किस तरह से कहाँ तक हो रही है, और पुलिस का अनुभव कहाँ जा रहा है, और पुलिस किस तरह से जल्दबाजी में मुकदमे लिख लेती है, जिसे चाहे उसे आरोपी बना देती है। मतलब कुछ घंटों की देर हो सकती है कि श्रीमान जी जो महिला के पति हैं और उनके जेठ हैं, वो जेल जा सकते हैं। अगर अगर वो महिला जीवित ना मिलती तो वो जेल जा सकते थे। तो हम चाहेंगे कि आज मनदीप यादव जी आप शुरुआत करें इसमें, बड़ा समय भी नहीं लिया है उनका बताने में, तो हम चाहेंगे कि जी पूरा आपके सामने है, जिस एंगल से, जिस मोड़ से आप शुरुआत करें, और हम चाहे समझेंगे कि अच्छे समापन तक हम लोग इस चर्चा में इस घटना से ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से पुलिस ने जल्दबाजी में मुकदमा पंजीकृत किया है, और ऐसे कारनामे उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस ही कर सकती है जो कारनामे देखने को मिल रहे हैं। इनकी ठोको ऑर्डर जब से पुलिस को मिला है, ऐसे लोग भी ठोके जा रहे हैं जो निर्दोष हैं, ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो रहा है जो निर्दोष हैं। तमाम ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज की घटना कहीं न कहीं इसी से संबंधित घटना है। ऐसे कारनामे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, और ऐसी घटनाओं से जनता का पुलिस से उत्साह उठ रहा है। वास्तविक फरियादी जो हैं, वास्तव में जो पीड़ित हैं, वो थाने दरबारों के चक्कर लगा रहे हैं, घटनाओं की सही मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में इस घटना का पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है और ये घटना हुई, ये बड़ा पूरे एक जांच का विषय है, सोच का विषय है। आखिर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था को आप कहां ले जाना चाहते हैं? फर्रुखाबाद के साथ साथ आप चले जाइए श्रावस्ती के गिलौला थाने में 8 दिन एक पीड़ित को टॉर्चर किया गया 3rd डिग्री से, और एट लास्ट उस व्यक्ति की थाना के अंदर हवालात में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहां ले जाना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को? यही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यही वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बड़े वादे किए थे अपराध मुक्त प्रदेश को देने का। यही वो लोग हैं जिनके एक कारनामे, इनकी विफलता, और जिस तरह से इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और दुनिया की बात की थी, दुनिया के वादे किए थे, हर मोर्चे पर ये विफल हैं। एक एक बिंदु, एक एक मोर्चे पे ये विफल होते चले जा रहे हैं। ये एक हम समझते हैं कि सोच का विषय है, ये बहुत ही चिंतन का विषय है कि आखिर उत्तर प्रदेश को कहां से कहां भारतीय जनता पार्टी लेके चली जा रही है। ऐसी घटनाएं, ऐसे चमत्कार वर्तमान सरकार में गए हैं। जनता पार्टी के साथ बैठे हैं, बहुत सफाई के साथ ऐसी गंभीर घटनाओं पर भी अपना और सरकार का पल्ला झाड़ने का काम करेंगे, सरकार को देने का काम करेंगे। लेकिन ये प्रदेश जनता है, एक एक मुद्दे को स्टडी किया जा रहा है, एक एक बिंदु को प्रदेश की जनता देख रही है, और आने वाले समय में जो प्रदेश है प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश अपने मूल स्वरूप में लौटेगा, और प्रदेश में एक बार फिर से खुशहाली, शांति और माहौल का की स्थापना की जाएगी। यही आज। हाँ मनोज जी, मनोज जी बोलिए। आज की घटना जो इसमें नहीं आ रही है बात। जो नीचे की आप उसमें ये देखो तो धान टिके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जिले की है, हमारे जिले के जो सांसद माननीय राजपूत जी के साथ घटना हुई, और वो भी उसमें अपनी रिपोर्ट लिखने जब जाते हैं उसका हाँ शुभम जी चलिए बात। मनोज जी आप नेटवर्क पिछली बार भी आपका खराब आ रही है। हाँ शुभम जी।
जैसा कि शेखर जी आपने इस बात को, इस घटना को पूरी तरीके से विस्तार रूप से उसका वर्णन किया है। यहाँ पर मेरा मानना यह है कि ये जो डिबेट है इसका कहीं ना कहीं विषय ये हो सकता था कि आखिर पुलिस होशियार है या अपराधी। आदरणीय हमारे सीनियर अधिवक्ता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आज की जो स्थिति देखने को मिल रही है कि ये क्या मतलब है डॉग स्क्वाड का, क्या मतलब है फॉरेंसिक टीम का। अब अगर यहाँ पे एक चर्चा होगी तो ये कह दिया जाएगा बहुत जल्दी कि अगर मुकदमा नहीं दर्ज करते तो भी पुलिस के ऊपर आरोप होता। लेकिन कानून में जो एक प्रावधान है कि अगर आप भाई जांच के लिए समय लिया जाता है, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी भी जांच के लिए समय लिया जाता है और जिस पर जो है आरोप लगाया जाना है उसकी भी बात सुनी जाती है। लेकिन अगर कानूनी तौर पे हम बात करते हैं तो दहेज हत्या और आपराधिक साजिश रचना, साक्ष्य छिपाने के लिए 304 बी, 120 बी, 201 की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन आज एक आपने एक बड़ा शब्द बोला कि महिला तो सुपुर्दगी में दे दी गई, उसी के साथ साथ उसका पति अब भी वहां बैठा हुआ है। जिस पति को मैं बोलूंगा कि एक बेगुनाह व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम की लापरवाही की वजह से एक फर्जी केस में थाने में बैठा हुआ है। और जितना मैं कानून को समझता हूं, मैं ये पूछता हूं कि ऐसा कोई विकल्प है कि उसे अभी जो है छोड़ दिया जाए कि वो भी अपने घर चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना का पर्दाफाश हो गया है, क्या यहाँ पर अब कोई विकल्प छूटा? नहीं। अब कानून के अंतर्गत अगर उसके ऊपर मुकदमा लिख गया है तो उसको अभी एक लंबे समय तक इन्हीं प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। और जो वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं वो एक आय का स्रोत बन जाएगा इन विभागीय लोगों के लिए कि अब वो अपनी जान कैसे छुटाए इस मुकदमे से। तो देखिए, इसी को कानून में फर्जी मुकदमा भी बोलते हैं। अब अगर कोई ऐसा प्रावधान अगर वो निकाल ले पुलिस कि साहब ये तो बेगुनाह है, आप लोग देख रहे हैं, पूरा जनता देख रही है, सब चीज खुल के सामने आ रही है कि पत्नी ने साजिश रची। अब आपने एक बात बोली कि वो खून किसका था, बकरे का था या किसी जानवर का था, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच फॉरेंसिक टीम करेगी। क्या वो जांच नहीं होनी चाहिए थी? किसी ने आरोप लगाया, आपने उठा के मुकदमा दर्ज कर दिया। उस बच्चे के बयान वाली बात है। देखिए, ये सब बात कोर्ट में होंगी तब बात अलग होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं जो पुलिस का एक रोल रहा है वो कहीं ना कहीं को एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि ये तो एक छोटी सी बात है, ये महिला तो पकड़ गई, इस महिला को सर्विलांस के द्वारा मोबाइल द्वारा पकड़ गई, अगर इस महिला के मोबाइल वो यहाँ छोड़ जाती फिर पुलिस किस तरीके से पकड़ती और महिला महीने भर के लिए गायब हो जाती, तो शायद इस परिवार का वो उत्पीड़न होता साहब, जो एक मतलब कहीं ना कहीं नजीर बनता जाके, क्योंकि इतनी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज हो गया है। तो मुकदमा दर्ज करना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन एक जांच के साथ होनी चाहिए। तो उससे एक समाज में पुलिस का एक रुतबा भी बनता है, कानून का सम्मान भी बनता है। मैं ये समझता हूं कि ये गलत है और पुलिस को यहाँ पर एक चूक हुई है। लेकिन ऐसा तो व्यवस्था रहनी चाहिए कि कानून का मजाक ना बने। ये मुद्दा भले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उस जो परिवार का व्यक्ति था वो पीड़ित के तरीके से गुहार लगाता रहेगा एक लंबे समय तक। हम अनीस अहमद खान से बात करने से पहले दीप्तन दीक्षित, आपने क्या देखा वहां पर जब घटनास्थल पर पहुंचे थे आप? क्या स्थिति थी वहां पर? मैं जब घटना स्थल पर पहुंच रहा था तो देखा था कि वहां पर फोन पड़ा हुआ था, लेकिन बिस्तर जो थे वो उस तरीके से नहीं होने थे जिस तरीके से इस घटना के लायक थे। नहीं, घटना इस तरीके से, उस तरीके से बिस्तर नहीं थे, बिस्तर भी जैसे कि तैसे थे, लेकिन वहां पर बिस्तर की तरफ फोन देखा गया था। बिस्तर से कमरे में थोड़ा फोन बरामद हुआ, उसके बाद कमरे से लेकर के थोड़ा बरामदे में पड़ा था। और क्या पुलिस जब पहुंची तो पुलिस ने क्या क्या निरीक्षण किया? मौके पर क्या क्या चीज देखी पुलिस ने? मौके पर पुलिस ने जाकर के जांच पड़ताल की। वहां पर कमरे में कई कमरे के बाद छत पर भी जांच पड़ताल की, लेकिन जो डॉग स्क्वाड कुत्ता था वो भी इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन उसने भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। तो मायके वाले आए थे राधा के, वो शुरू से ही इस तरह के आरोप लगा रहे थे क्या? मायके वालों से जब मेरी बात हुई तो मायके वालों ने बताया है कि कुछ दिन पहले भी इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था। इसके लड़की के जो भाई हैं रवि के जो भाई हैं, बड़े भाई जो बबलू हैं, तो उन्होंने भी लड़ाई झगड़ा किया था और मारने की धमकी दी थी। ये बात लड़की के पक्ष वालों ने की है, लेकिन लड़की के पक्ष वालों ने ये भी कहा है कि हत्या करके जो है सब है जो किसी कहीं छिपा दिया गया है।
करता था। और वही चीज उन्होंने लिखी भी है अपनी तहरीर में कि मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए मांग रहे थे और ना देने पर उसका उत्पीड़न कर रहे थे। तो अनीस अहमद साहब, ये है वस्तु स्थिति जो दीपचंद ने अभी बताई है। बाकी तो राजनीतिक स्थिति है, आपने सुना है, कांग्रेस को सुना, सपा को सुना। ये स्थिति है जो दीपचंद दीक्षित वहां 2 दिन से कवर कर रहे थे, घटना पर मौके पर थे, आज भी रहे हैं, अस्पताल रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब क्या पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी जो विधिक आपका कथन है वो क्या कहता है? देखिए, ऐसा है, लॉ ये है एफआईआर का कि अगर एफआईआर लिख जाती है तो कोई आदमी मुलजिम नहीं हो जाता है। अगर एफआईआर हो गई है तो एक चीज कहलाती है इन्वेस्टिगेशन। अगर जैसे जिस आदमी को यहाँ ला के बंद कर दिया गया है, थाने में बैठाने का इसका कोई औचित्य ही नहीं था, ना इसे बैठाना चाहिए था। लॉ यही कहता है, लेकिन अपने यहाँ तो लॉ से अलग काम होता है ना, कि थाने में बैठे बैठे सब लिख लिया और लिया और सब वहीं बैठे दरोगा जी ने पूरी एफआईआर और केस डायरी भी लिख ली, 161 बयान भी लिख लिए, नक्शा नजरी बना लिया, सब कुछ कर लिया और जिसे चाहे ठोक कर दिया अंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है, एफआईआर अगर आप लिखाने गए अननोन में, नहीं साहब नेम्ड लेके आइए, हमें कुछ ना करना पड़े। ये पुलिस की का जो अंदाज है ये वो है कि जो पुलिस पैसा लेना ये सब करना वो तो सब धंधे कर रही है, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए इसका कोई उसको इल्म ही नहीं है। मैं ये पूछता हूँ कि जब ये औरत, ये जो राधा नाम की है, ये औरत जो थी, जब इसने सबसे बड़ी तो यही कॉन्स्पिरेसी करने वाली औरत है, जो वहां से निकली, घर से निकली और निकल के गई और खून फेंका और चली गई और आ गई, इसको पति परिवार वालों के हवाले कैसे कर दिया? इसको कस्टडी में लेना चाहिए था पुलिस को, क्यों नहीं लिया इसको? इसका मतलब है पुलिस की भी लापरवाही कुछ मिल रही है। वो तो ये कहो वो मोबाइल से पता लगी गया, वरना बेचारा तो पूरा परिवार खत्म हो चुका होता। तो मेरा ये मतलब है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि एफआईआर हो गई, अब पुलिस ज्यादा ये करती है कि आपको कस्टडी में नहीं रखती है, बल्कि कह देती है देखिए आप जाइए कहीं नहीं, आप हमारी निगाहों के अंदर हैं। अब निगाहों के अंदर है तब तक तफ्तीश करेगी, जब एविडेंस पूरी मिल जाएगी तब कई मामला होता है। यहाँ तो पूरी कहानी ही झूठी है। अब सवाल ये पैदा, जब कहानी झूठी है तो पति को क्यों आप अंडर में रखे हुए? इस एफआईआर को तो आपको क्वेश कर देना चाहिए, इसमें फाइनल रिपोर्ट भी नहीं, स्पंज कर देना चाहिए। अगर आप ये कहें साहब वो जहेज मांगता था, ये भी तो बात, जब इतना बड़ा आप इल्जाम लगा सकते हैं कि हमारे बीवी लड़की को मार दिया और खून भी पड़ा, ये भी पड़ा है, तो बाकी तो जितने भी इल्जाम आता है वो झूठे सब साबित होते हैं कि किस हद तक ये लोग कॉन्स्पिरेसी किसी एक नेक आदमी और शरीफ आप पति के साथ कर सकते हैं, उसे परिवार के साथ कर सकते हैं। वरना पत्नी को तो आपको छोड़ने का, अब वो चली गई, जैसे हमारे भाई ने बताया है कि बिस्तर वैसी पड़ा हुआ है, सब कुछ वैसी पड़ा। अब रही खून की बात, अब आप बताइए हम किस पे एतबार करें तफ्तीश में, कि जब हमारे कुत्ते ही नहीं बता पा रहे, गाय का हमारे एक्सपर्ट नहीं बता पा रहे, गधे का खून है, जानवर का खून है, इंसान का खून है, मुर्गे का खून है, कब का खून है, क्या घंटे पहले का है, कितने टाइम का है, ये सब होना चाहिए था। बिस्तर पे मिलना चाहिए था, बिस्तर पे सिम्टम होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए था। तीसरी बात जो सबसे बड़ी आती है वो सामने ये आती है कि बच्चे की एविडेंस। भाई साहब माफ कीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट था कि बड़े बड़े जो हमारे जवान हो जाते थे वो लोग, गांव के लोग इनोसेंट माने जाते थे, बड़े नेक माने जाते थे, सच बोलने वाले माने जाते थे। लेकिन आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो बातें भाई साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो 10-12 साल की लड़की जानती है ना, वो शायद शादीशुदा औरतें नहीं जानती होंगी। वो सब उसको किसका असर है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर है। तो इन बच्चों के ऊपर एतबार कर लेना कि साहब इन्होंने कह दिया कि पिताजी ने हमारे मार डाला है। अब ये भी एक शक के दायरे में आता है कि कानून को इस शक के दायरे में लाना चाहिए कि खाली बच्चे के कह देने से ही किसी आदमी को मुलजिम या कल्प्रिट नहीं बनाया जा सकता है, वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकता है। तो मेरा तो ये मतलब है इस एफआईआर को स्पंज कर देना चाहिए, बल्कि लड़की और लड़की ससुराल वालों के अगेंस्ट मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजना चाहिए। ये है मेरा इसका मतलब। और बाकी जो चीजें आप हैं पूछो, गलत जानकारी देने के लिए। हाँ
हाँ, तो ये विकास पांडे जी इस मोड़ पे पहुंचे हैं हम लोग 24-25 मिनट के बाद में हम भाई इस मोड़ पे पहुंचे हैं। भाई साहब, विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। इसमें दो राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी राय दी है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, सूप बोले सो बोले, चलनी भी बोले। जैसे कि समाजवादी पार्टी को लेकर के आपको पता ही होगा कि जंगल राज के उनके उदाहरण टाइम्स मैगजीन से लेकर, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के दुनिया भर में छपे थे। तो ये हमें उपदेश ना दें। दूसरा विषय, विकास जी, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन 1/4 में मनदीप यादव के जवाब रहे, लेकिन जो घटना है जो हम लोगों ने वही मैं उसी पे आता हूँ। मैं उसी वही मैं उसी पे आता हूँ कि दूसरा इसमें एक बहुत बड़ा विषय और छुपा हुआ है, वो है दहेज के हत्या के मुकदमों को लेकर के। जहां तक एक सामाजिक मुद्दा है, और मेरे हिसाब से इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, और सारे राजनीतिक दल इस पे एक राय भी हो सकते हैं कि एक ऐसा कानून है जिसको लेकर के समय समय पर यह मांग उठती रही है कि इसका बड़े पैमाने पर बेजा इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि 2015 की एक रिपोर्ट है, इसके कोई सरकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने अपने अपने तरीके से इस पर जो भी आंकड़े जुटाए, उसके हिसाब से जो 2015 की रिपोर्ट है उसमें 1,13,000 समथिंग मामले आए थे दहेज उत्पीड़न केस के पूरे देश में, जिसमें से 74,000 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई थी। और अदालत की दहलीज तक जाते जाते ये आंकड़ा केवल और केवल 15,000 मामलों पे सिपट गया था। महज 15% मामले ही कोर्ट में जाकर के सजा पा पाए थे। ये दिखाता है कि 85% मामले ये फर्जी होते हैं। हमें इस तरफ भी जागरूकता लानी चाहिए और इस विषय को भी बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा सवाल ये आया था, अभी आपके ही यहाँ पे एक पैनल, आपके एक पत्रकार ने ये विषय रखा था कि वहां पर 8-10 दिन पहले उनके भाई आए थे और उनका कुछ वाद विवाद भी हुआ था। कहीं ना कहीं ये भी विषय हो सकता है कि उस वाद विवाद को लेकर के भी कि जिसकी बेटी जाती है वो बड़ा विचलित हो जाता है, वो पक्ष बड़ा विचलित हो जाता है। एक मानवीय दृष्टिकोण भी रहता है कहीं ना कहीं कि अभी 8 दिन पहले आपसे विवाद हुआ, उसको लेकर भी एक दबाव होता है पुलिस के ऊपर कि कहीं ना कहीं कोई विषय इसको कार्यवाही में अमल में लाया जाए। लड़की पक्ष ने ये आरोप लगाया था कि सच नहीं है, लेकिन आरोप लगाया। मैं वही बता रहा हूं, लेकिन आपने अभी बताया कि 8 दिन पहले उन्होंने कहा, तो हो सकता हुई हो तभी तो उन्होंने कहा होगा, वरना 8 दिन पहले की घटना कौन कह देगा। दूसरी चीज, जिन योगी जी की पुलिस पर आप उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं योगी जी की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस में एक नया दृष्टिकोण सामने ला करके उसका खुलासा भी कर दिया है। ये उन्हीं योगी जी की पुलिस है श्रीमान जी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करूंगा। हाँ सतपाल जी, देखिए, ये केस अपने प्रकार से टिपिकल है, और जैसा भी कह रहे थे विकास जी या बाकी लोगों ने भी कहा है, इसका एक एंगल ये है कि जो कानून बनता है वो लोगों की सुरक्षा के लिए बनता है, लेकिन समाज में आज ऐसे वर्ग हैं जो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। कई कानून हैं, जैसे SC ST है, बलात्कार का, रेप का केस है, जैसे दहेज हत्या का है। आज आप सब कोर्ट और कचहरी में वकील लोग बैठते हैं, इसमें से बड़े पैमाने पे एक ऐसा काम इसका शुरू हो गया है, बन गया है, लेकिन इसका लोग दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कानून खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिस्टम खराब है। इसमें से अच्छे और खराब सब प्रकार के लोग होते हैं। और ये बात ठीक है कि हम लोग सोचते हैं, भाई स्वाभाविक रूप सोचते हैं, 5 साल का बच्चा कह रहा है कि हमारे पिताजी ने मारा है हमारी माताजी को। ये जो पुलिस या सब चीजें, उसमें एक दो पक्ष उसके थे। एक तो अगर उसमें FIR तत्काल नहीं होती तो वो लोग धरने पे बैठने, दुनिया भर की बातें उसमें शुरू होती। साहब ऐसी सराह है, बताओ महिला की हत्या हो गई, FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। FIR दर्ज करने के बाद, जैसे अनीश भाई साहब ने कहा है, वकील साहब ने, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। इन्होंने उसमें कहा है कि उसमें विवेचना होनी चाहिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है। और विवेचना के अंतर्गत ही 24 घंटे में उसका परिणाम आया। विवेचना किया है, बिठा के किया होगा। और थाने आजकल इसलिए भी लोग ले जाते हैं, पहले भी ले जाते रहे, ये कोई अभी लेके गए कि उससे आप जिस व्यक्ति पर दोष होता है उससे अकेले में जाकर पूछ सकते हैं। आप उसके घर में उसको डांट नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते, क्योंकि केस ऐसा था जिसमें भावनात्मक पक्ष भी जुड़ा था। 5 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ की हत्या मेरे पिताजी ने की है, उनके ससुराल पक्ष के लोग कह रहे थे। अब ये तो बात ठीक है कि वो लोग इसमें फर्जी निकले। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं जहां होती हैं, तो एक बात मैं वकील साहब की बात का मैं समर्थन करता हूं कि इतनी घटना के बाद केस तो कोई होना ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इसको बिना समझे इतने बड़े आरोप लगाकर
और एक परिवार के लिए संकट खड़ा किया, उसके खिलाफ 420 फर्जी हुआ है ना। फर्जी का केस का मतलब आपने धोखाधड़ी किया है, तो 420 के और उसके खिलाफ कम से कम एफआईआर तो उसके खिलाफ होनी चाहिए, और उसके खिलाफ निश्चित रूप से होनी चाहिए थी, भले ही वो और इसकी पूरी विवेचना और उस तरीके से होनी चाहिए कि आखिरकार वो महिला गई किसके साथ वहां तक, ये विषय भी उसमें से आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि पुलिस जो अभी तक लोगों को बिठाए है वो ठीक है, क्योंकि वहाँ महिला पुलिस नहीं होगी, महिला कोई बैरक नहीं होती है कोतवाली में, थाने में, कि जिसमें महिला को अलग से रखकर उस सिस्टम में हो सकता है उनके यहाँ ना हो, इसलिए उन्होंने किया होगा। लेकिन निश्चित रूप से वो महिला एक प्रकार से अघोषित कस्टडी में ही होगी, कहीं जा नहीं सकती होगी, गार्जियन को सौंप दिया होगा, आप अपने घर में रखें, लेकिन उसमें से उसके घर निश्चित रूप से होगी। और मुझे लगता है कि मायके भेजिए ससुराल भेजिए, ये अपने को अभी ठीक से जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उनके मायके वालों ने तो महिला मायके गई हो, तो ये इसमें हम कंफर्म नहीं है, ये तो आप सब लोग सही तरीके से जान सकते हैं। लेकिन ये बात ठीक है, और ऐसे केस ये पहली बार नहीं हुआ है। जैसे हमारे कई मित्र कह रहे थे कि सरकार में फलाने, ऐसा नहीं है। ऐसे केस आपने ऐसे सुने होंगे 10-20 साल लोग सजा काट के आए, और जिस आदमी के मर्डर में सजा काट के आए वो आदमी 12 साल 15 साल बाद लोगों के सामने आ गया। ऐसे बहुत केस आए हैं, और ये सब लोग कोई देवता नहीं है, ये लोग भी आदमी इंसान है, तफ्तीश करने वाले, विवेचना करने वाले सब लोग हैं। तो इनसे भी गलतियां होती हैं, वे नहीं मानते इनसे गलतियां नहीं होती, लेकिन सारे लोग गलती करते हैं, ऐसा उसमें से नहीं है। और इस केस में एक बात तो ठीक हुई है कि 24 घंटे की ब्रेक खुल गई है, अब उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होना। जी जी, देखिए जिस तरह से अभी पूरी बात सामने आई है, चाय बेचने के बाद संस्थाएं बेच दी देश की, और संस्थाएं बेचने के बाद सूख और चलनी बेचने की बात करने लगे हैं। और दूसरी बात मेरी ये समझ नहीं आता है कि इतने गंभीर मुद्दों पे भी भारतीय जनता पार्टी के साथी, केंद्र की बात आती है, कांग्रेस के अपराध, राज्य की बात आती है, सपा के अपराध, आखिर आप अपने ये भी विषय है। ये विषय मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि तू बोले तो बोले चलनी बोले साहब जी, आप दोनों लोग ये विषय स्पष्ट किए कि ये विषय सरकार का कहा, ये बड़ा एक सामाजिक मुद्दा था, बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन आप चूंकि समाजवादी पार्टी से आते हैं, आपको केवल राजनीति करने से मतलब है भाई साहब। आपसे ठीक है, समाज की कैसे समाजवादी पार्टी नाम रख दिया समाजवादी। छोड़ दीजिए आप नाराबंदी घटना, आप जाइए श्रावस्ती में क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, इस पे भी आप बोलेंगे कुछ, इस पे आप बोले मुझे क्या आज एक साथ दो में कई घटनाएं हुई, नहीं आते हैं भाई, और उनकी रखे कोर्ट ने सरकार अपनी काम नहीं चलेगा। किसानों की कब्जा किया से आएगा, ये आएगा कहीं से? आप अपने लगाने से आप अपने कर दीजिए, आईना लगाने से 3.5 साल आप 6.5 साल शासन कर रहे हैं, लेकिन कब तक आप दूसरों के ऊपर अपराध और दूसरों के ऊपर अपनी गलतियां थोपते रहेंगे? आप 3.5 साल जो सरकार का शासन कर रहे हैं, आप सारे आरोप में मरने का काम आप जेल में आपको 2 लगे, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपने लिखा तत्काल एफआईआर की 24 घंटे विवेचना हो गई, निर्दोष लोग उसमें से छूट गए। 2 महीना लगे गायत्री प्रजापति में, आपके मंत्री थे, इसलिए पॉलिटिकल बात उसको आपकी पुलिस ने मार मार कर पीट पीट के उसकी दर्दनात्मक मौत कर दी। ये जिम्मेदारी क्या सरकार नहीं बनती है? कांग्रेस करना पड़ता है। सरकार जो सरकारी आंकड़े हैं होल्ड अप में नंबर 1 था उत्तर प्रदेश आपकी सरकार में श्रीमान जी। सरकार में काले भैया जिन्होंने गलती की उस विषय पर डिस्कशन हो चुका है। और पाने की स्थिति में मनोज जी
चलिए, हाँ बात जी। करते हैं। हम आपसे बात करते हैं। आप इस नहीं बोल पा रहे असल हैं आप, में नेटवर्क के साथ एक बात ये भी है वो भाई साहब शेखर जी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पुलिस के सामने भी एक है जो समझना चाहिए कि हमारे जो सामाजिक संगठन है ना, जैसे महिला संगठन और फलाने संगठन, ये इतना ताबड़तोड़, इतना बवाल ले सड़कें और सब करने लगते हैं। अगर पुलिस एफआईआर ना लिख के और तफ्तीश ना हो तब तो मान लिया जाए। शोरगुल इतना मचाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बेवजह किसी झूठे आदमी के खिलाफ, बेचारे किसी इनोसेंट आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखा दी गई कानपुरेसी की तरफ, और लगा उधम मचने, सब थाना घेर लो, ये कर लो, सड़कें जाम कर लो, तो पुलिस उसको पकड़ के ले आती बेचारे को, और उठा कर ये देखने के लिए कि मामला शांत हो जाए, नहीं मानेंगे, नेतागिरी कर रहे हैं, उसका बेचारे फर्जी चालान भी कर दिया जाता है। ये भी होता है। तो हमें ये भी देखना है कि पुलिस को थोड़े हाथ भी उसके इस मामले में रखें खुले हुए, जैसा कि और लोगों के साथ हुआ भी है कि उसको ये जो संगठन है ना भाई साहब, ये हमारे आपकी बात हम बता रहे हैं। आप बताइए 498 केस में, आप बताइए 498 केस में जिसने लव मैरिज करी हो वो भी 498 का मुकदमा करती आके, जिसने सामूहिक विवाह करे हुए वो भी 498 का मुकदमा आके करती आके। ये कहाँ का साहब इंसाफ है? सास से पढ़ने रही, फलाने से पढ़ने रही, फौरन 498 चला आ रहा है। अगर पुलिस, हालांकि दूसरी चीज एक और भी है कि इसमें सच्चाई भी है और इसमें झूठ भी है। तो झूठ और पानी इसके करने के लिए तो तशवीश करने के लिए तो अलग ही अलग मामला होगा ना। कुछ राहत दी गई थी अभी बीच में कि एकदम एफआईआर पे किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई 498 में। अगर इस महिला के साथ कोई बात थी जैसा बताया जा रहा है तो इसे जाके थाने में 498 की एफआईआर कराना चाहिए। इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? कि सब मर्डर हो गया, ये हो गया, सीधी सीधी के 498 की आपकी एफआईआर नहीं होती। 498 कॉग्निजेबल ऑफेंस है भाई, आपकी एफआईआर होती। लेकिन आपने जो इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी करी, पूरा हिला दिया, समाज को हिला दिया, क्या इमेज करी। थोड़ी देर के लिए हम सतपाल सिंह जी हैं, अब फर्ज करिए जो अनपढ़ लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा, वो तो कहीं साहब पुलिस की बड़ी साहब, अरे साहब कुछ नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर की कोई क्वेश्चन नहीं है, ये भी बात हो रही है। तो इस टाइप की अगर जो बातें करने वाले हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सख्ती रखना चाहिए झूठी एफआईआर करने में। और फिर मैं आखिर में एक बात अपनी कहूंगा कि क्राइम करने वाला कोई भी हो, किसी भी जात धर्म किसी भी का हो, आप उसको बख्शिए मत। अगर आप बख्शेंगे तो ध्यान रखिए, कोयला होता है आग, अंगारा, अंगारे की फितरत होती है हाथ को जलाना, और आप इसमें हथेली में रख के अंगारा छुपा लेंगे कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब हथेली आप खोलेंगे तो आपका हाथ जला हुआ होगा, उसमें सेप्टिक हो जाएगा, हाथ सड़ जाएगा, हाथ कट भी सकता है। इसलिए तो क्रिमिनल किसी भी टाइप का हो उसको बख्शना नहीं चाहिए। समय समाप्ति की ओर है। 1 मिनट उसको केवल गली देके 1 मिनट। हाँ। मैं केवल इतनी सी बात कहूंगा कि ये जिसे हम लोग सामाजिक मुद्दा बना के चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन ने जो है बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उसी के साथ साथ मैं नाम लेके बोलूंगा, विकास जी ने जिस तरीके से इस विषय पर छींटाकशी करी है और अपनी महिमा मंडन वाली अपनी सरकार की जो बात करी है, ये निंदा का प्रश्न है। क्योंकि हम विपक्षी आपने की साहब जी, शुरुआत आपने की साहब, सवाल जिस भाषा में होगा जवाब तो वही देना पड़ेगा ना। ये सवाल प्रॉब्लम जिस भाषा में होगा जवाब तो वैसे ही मिलेगा साहब जी। आप बोलते रहिए, आपके बोलने से क्या मतलब है भाई? ये डिबेट हुई है और इसमें हर चीज रिकॉर्डेड है साहब। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनने की क्षमता नहीं है, बात कर छोटे प्रश्न उठाना जानते हैं आप, सरकार के खिलाफ छोटे प्रश्न, ना जनता के हितों में कुछ काम करना जानते हैं, ना समाज के हितों में कोई काम करना जानते हैं। आपने क्या किया? राजनीति कर लीजिए, बस राजनीति कर लीजिए। विकास जी राजनीतिक चश्मे से देखा करिए भाई। एक निवेदन मात्र है मेरा कि हर चीज राजनीतिक चश्मे से ना देखा करिए। हम आप सामाजिक प्राणी भी हैं भैया। हो गया, कंप्लीट हो गया, और कुछ बाकी रह गया? क्यों इतना बेचैन होते हैं साहब? क्यों इतना तो आप हो रहे हैं साहब, हम तो बहुत ये निवेदन कर रहे हैं कि हर चीज को आप सामाजिक राजनीतिक चश्मे से ना देखा करिए। कुछ चीजें सामाजिक भी होती हैं। अभी बहुत दूर है शुभम जी, चुनाव बहुत दूर है भाई। के साथ आप लोगों ने क्या किया था आपको याद होगा? नहीं याद है? बहुत जल्दी और फिर बरी भी हो गए। कौन सा बदला था? दिखा रहे हैं आप, दिखा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं साहब? क्या मतलब धिक्कार है ऐसी सोच पर? इतनी देर से उतर जाता है। क्या
क्या किसकी सरकार है? कांग्रेस सरकार है। आपको चश्मा जाता कहाँ है? अरे भैया कांग्रेस की सरकार है, सुशांत सिंह पे सुनिए, सुशांत सिंह क्या कांग्रेस सरकार चला रही है? सुशांत सिंह के परिवार ने असंतुष्ट होकर सीबीआई की मांग की, पकड़ दिया जाता है श्रीमान जी, सीबीआई वहाँ कांग्रेस की आप क्या देखते हैं? वहाँ चश्मा के आपका फेंक दिया जाता है। सपा क्या किया वो आपको जनता ने किसने चुना? आपकी सरकार है शुभम जी, आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं और सुशांत सिंह के परिवार ने सीबीआई की मांग की बिना है। रिपोर्ट का ही बंद कर कैसी सरकार चला रहे हैं? और ऐसी स्थितियां आपकी सरकार में कई बार आई हैं। लोग पे जनता हुई, उसने कभी आपकी सरकार आपकी पुलिस को नहीं माना। वैसे सुशांत का मामला जो है, सुशांत का जो मामला है वो चूंकि बिहारी है ना, बिहार के चुनाव तक है, बिहार का चुनाव खत्म, सुशांत फाइनल में चले आएंगे। ये वो राजनीतिक उसको मुर्दा को लंबी काट भेजा जा रहा है। ना हत्या ना सब गायब हुआ, जीवित मिली वीर मूर्ति दादा। हम लोगों ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है और अभी जो इस घटना के जो छुए अटूटे पहलू हैं, ये हम समझ रहे हैं कि एक दो दिन में और स्पष्ट होंगे। इस मुकदमे को किस तरह से स्पंद किया जाएगा और क्या पुलिस दूसरा मुकदमा दर्ज करेगी, ये सारी स्थितियां एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद में हम कुछ कहने की स्थिति होंगे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से अनीस अहमद साहब का, जो हमारे विशेष आमंत्रण पर आज शामिल हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता, बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष हैं अनीस अहमद साहब। इसके अलावा सत्यपाल सिंह जी का, विकास पांडे जी का, शुभम तिवारी जी का, मनोज गंगवार जी का, मनदीप यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पिछले 2 दिन से बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं दीप चंद दीक्षित, हमारे नवाबगंज के संवाददाता, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेहनत से लगे और जो इस घटना में जो और आगे पर्दाफाश हो, उसे भी लोगों के सामने रखिए। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार।